दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी बुक की जो हमें सिखाती है कि आसानी से पैसा कैसे कमाया जाता है, आसानी से अमीर कैसे बना जाता है और अपने पैसे को किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो आइए, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस नए चैनल महानता के परिचय में। और आज हम आपको एक ऐसी ही महान बुक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है द सिंपल पाथ टू वेल्थ। इस बुक के लेखक हैं J.L. कॉलिन्स। तो आइए शुरू करते हैं। इस बुक में लेखक लिखते हैं कि उनकी बेटी कुछ ही दिनों पहले कॉलेज ख़त्म कर घर वापस लौटी है। लेखक उनकी बेटी से पूछते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें पैसों को किस तरह से मैनेज करना है। इस पर उनकी बेटी बोलती है कि हाँ पिताजी, मुझे पता है, बट मैं अपनी लाइफ में और भी चीज़ें करना चाहती हूँ। मुझे केवल पैसों के बारे में ही नहीं सोचते रहना है। इस बात पर लेखक को लगा कि उन्हें ये सारी फाइनेंशियल नॉलेज को रिटर्न फॉर्म में लिखनी होगी ताकि उनके चले जाने के बाद भी लोग इसे पढ़कर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें। तो उन्होंने ये सारी फाइनेंशियल नॉलेज को इस बुक में लिख दिया है जिसका नाम है द सिंपल पाथ टू वेल्थ। और बाद में ये बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुई है। लेखक के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के दो तरीके हैं, दो पेसेस टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। नंबर 1, वेल्थ एक्यूमुलेशन पेस। नंबर 2, वेल्थ प्रिजर्वेशन पेस। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। इस पेस में लेखक बोलते हैं कि हमें इतने पैसे इकट्ठे कर लेने हैं कि आपको रोज़ के खर्चों की कभी चिंता ही ना हो। और जब आपके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो इसके बाद आता है नंबर 2, वेल्थ प्रिजर्वेशन पेस। यानी हमें उतने ही पैसे हर साल विड्रॉ करने हैं जिससे कि आप लाइफ टाइम फाइनेंशियल फ्री रहो। तो चलिए अब इन दोनों पेसेस को डिटेल्स में देखते हैं। वेल्थ एक्यूमुलेशन फेस। हमें सबसे पहले ये सोचना है कि पैसा इकट्ठा कैसे किया जाए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है डेबिट। लेखक बोलते हैं कि जब भी कोई बिजनेसमैन बहुत सारा लोन लेता है तो वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोन लेता है जिससे वो अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके उसे और भी आगे ले जा सके। लेकिन जब एक आम आदमी लोन लेता है तो वो अपने शौक के लिए लोन लेता है जिससे कि वो उन चीज़ों को खरीद सके जिन चीज़ों को वो अपनी सैलरी से नहीं खरीद सकता है। और बैंक हमसे यही तो चाहता है, हम उनसे लोन लें। लेखक एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि एक बार उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड लिया था और 20,000 की शॉपिंग भी की थी और उनसे बोला गया था कि अगर आप 30 दिन में अपना पेमेंट कर देंगे तो क्रेडिट कार्ड वाले उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो जब क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो उसमें लिखा हुआ था कि उन्हें 750 मिनिमम पेमेंट करना है। और लेखक उसे देखकर बहुत ही खुश हुए कि मुझे 20,000 की एक साथ पेमेंट नहीं करनी है, बस केवल 750 रुपये ही पेमेंट करना है। लेकिन फिर लेखक के सिस्टर ने लेखक को बिल के नीचे वाले हिस्से को दिखाया। बचे हुए पैसों पर लेखक को 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसे देखकर लेखक चौंक गए। वो बोले कि अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट से 18% रिटर्न ले पाएँ तो कुछ ही सालों में हम दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई 18% हमसे ले ले तो हम पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकते हैं। तो लेखक बोलते हैं कि सबसे पहले अपने लोन्स को ख़त्म करना। उसके लिए लेखक 4 स्टेप्स बताते हैं। स्टेप नंबर 1 में लेखक बताते हैं कि वो सारे फालतू खर्चे बंद कर दो जो आप करते हैं, चाहे वो संडे को बाहर डिनर करना ही क्यों ना हो, चाहे आपकी 30 रुपये वाली कॉफ़ी ही क्यों ना हो, सब चीज़ें बंद कर दो। हमें इन सब खर्चों को जो हमारे लिए इतने ज़रूरी नहीं है उन्हें ख़त्म कर देना होगा। नंबर 2, हमने जितने भी पैसे उधार ले रखे हैं एक पेपर पर वो सारे लिख दो और उनके सामने उनकी इंटरेस्ट रेट भी। जैसे कि आपने अपनी पढ़ाई के ऊपर अगर लोन ले रखा है तो पहले उस लोन को लिख दीजिए और उसके आगे उसका इंटरेस्ट लिख दीजिए। होम लोन ले रखा है तो होम लोन लिख दीजिए और उसके आगे उसका इंटरेस्ट लिख दीजिए। और अगर आपने कार लोन ले रखा है तो कार लोन के आगे उसका इंटरेस्ट लिख दीजिए। इन सारे लोन्स को इन्वेस्ट के हिसाब से डिस्क्रीज ऑर्डर में लिख दो जिससे हमें पता लगेगा कि इन लोन पर कितना इन्वेस्ट रेट लग रहा है। जैसे कि डेबिट्स इन डिस्क्रीडिंग ऑर्डर्स, होम लोन 20%, कार लोन 16%, एजुकेशन लोन 5%। और उसके बाद आता है नंबर 4, पे द हाईएस्ट इंटरेस्ट 1। यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट हमें उस लोन में पे करना है जिसका इन्वेस्ट सबसे ज़्यादा हो और बाकी के लोन्स की मिनिमम पेमेंट करनी है। और जब हमारे लोन ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद अगला स्टेप आता है हाउ टू थिंक अबाउट मनी। लेखक बोलते हैं कि पैसा हमारे लिए काफ़ी कुछ खरीद सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वो खरीद सकता है वो है हमारी फ्रीडम। अगर हम पैसों का सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब हम यूजलेस चीज़ों को खरीदने के लिए हम अपना पैसा बर्बाद कर देंगे, तो हम कभी भी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाएंगे।
और घर में अगर कोई बीमार हो जाता है या फिर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस वक्त हमारे पास पैसे भी नहीं होंगे और हमें मजबूरी में एक ऐसी जॉब करनी पड़ेगी जो हमें करना पसंद नहीं है। इसलिए लेखक बोलते हैं कि हमारी पैसों को लेकर अप्रोच सही होनी चाहिए। इसमें लेखक फेमस बॉक्सर माइक टायसन का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि माइक टायसन एक बहुत ही अच्छे बॉक्सर थे और उन्होंने बॉक्सिंग की स्किल में काफ़ी मास्टरी कर ली थी और एक टाइम पर उनकी नेट वर्थ $300 मिलियन थी। बट उनके सारे खर्चे बढ़ते चले गए और माइक टायसन महीने के 3 करोड़ रुपए खर्चे कर देते थे और ऐसी लाइफ स्टाइल जीने के कारण वो बहुत ही जल्द बैंकक्रप्ट हो गए और सारा पैसा लौटा दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनका जो एक पैसों को लेकर एटीट्यूड था वो कभी सही नहीं था। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, एथलीट्स और बिजनेसमैन जिनका अपने पैसों को लेकर एटीट्यूड सही नहीं होने के कारण वो लोग बहुत ही जल्दी अपना सारा पैसा गंवा बैठते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सही से पैसों के बारे में सोचा ही नहीं होता है। इसलिए आप ऐसी गलती ना करें। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना शुरू कर दें। और अगर आप खुद से प्यार करते हो तो आपका पैसे के साथ जो रिलेशनशिप है उसे भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि जिस तरह आप खुद की केयर करते हैं उसी तरह आपको अपने फाइनेंशियल लाइफ का भी ध्यान रखना होगा। और लेखक अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने ये बुक अपनी बेटी के लिए लिखी थी और साथ ही साथ उन सभी लोगों के लिए भी जो पैसों के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर नहीं करना चाहते थे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी कोई इंसान महंगी कार खरीदने के लिए लोन लेता है तो सीधे शब्दों में उसका कहना होता है कि वो अपनी 10 लाख की कार के लिए 10 लाख नहीं देना चाहता है और उससे कहीं ज़्यादा पैसे देना चाहता है। और यहीं पर आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप उस कार को कैश में लेते हैं तो मतलब कोई लोन नहीं लेंगे तो आपको लग रहा होगा कि आपने उस कार को 10 लाख रुपए में ख़रीदा है, पर ऐसा नहीं है। आपको पता है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ईजिली 10 से 12% का इन्वेस्ट ले सकते हैं। तो अगर हम 10% भी लें तो अगर आपने 10 लाख रुपए की कार की जगह कहीं पर उन पैसों को इन्वेस्ट कर दिया होता तो साल के होते 1 लाख रुपए। तो एक्चुअल में आपको वो कार पड़ी 11 लाख रुपए की और यह तो केवल 1 लाख का प्रॉफिट था। आपको तो इस अपॉर्चुनिटी कास्ट को हर साल झेलना होगा और अगर आप 10 साल तक देखेंगे तो हर साल के हिसाब से 1 लाख रुपए का नुकसान, यानी कि अगले 10 साल में ये हो जाएगा पूरे 10 लाख रुपए। मतलब कि आपको वो कार 10 लाख की नहीं जबकि 20 लाख रुपए की पड़ी है, क्योंकि आपके पास 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी थी। तो आपने उस कार को खरीद कर वो अपॉर्चुनिटी खो दी है। इसलिए हमें अपने पैसों को खर्च करने से पहले अच्छे से सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि वो पैसा आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से कुछ ही सालों में काफ़ी ऊपर जा सकता है। हाउ टू थिंक अबाउट योर इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बफे का एक फेमस उदाहरण है। इन्वेस्टमेंट के 2 रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, नेवर लॉस मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। मतलब कि हमें हमारे पैसों को सुरक्षित रखना है, उससे कहीं भी बेफालतू जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना है। तो अब सवाल आता है कि हम अपने पैसों को आखिर इन्वेस्ट करें तो करें कहाँ। उसके लिए लेखक इंडेक्स फंड सजेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे सेफ रहेंगे। अगर आप सोचेंगे कि अगर मेरा पैसा स्टॉक मार्केट में डूब गया तो फिर क्या होगा, तो लेखक बोलते हैं कि मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में लॉस इसलिए खाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो वॉरेन बफेट को बीट कर सकते हैं, उनसे अच्छा रिटर्न ला सकते हैं। और ऐसा सोचना एक बेवकूफ़ी वाला काम होगा। और लोग जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो डर के कारण अपने स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि उन्हें और भी ज़्यादा लॉस उठाना पड़ता है। लेखक बोलते हैं कि 2008-2009 में मार्केट क्रैश में हर किसी ने अपने पैसे खोए थे और इवन वॉरेन बफे ने भी अपने टोटल नेटवर्थ $62 बिलियन में से $25 बिलियन खो दिए थे और उनकी नेटवर्थ $37 बिलियन पर ही आ गई थी। वॉरेन बफे उस मार्केट क्रैश को नहीं समझ पाए थे और उन्हें भी लॉस उठाना पड़ा था। पर जहां बाकी सारे लोग पैनिक होकर अपने शेयर्स को सेल करने लग गए थे, वहीं वॉरेन बफे पैनिक नहीं हुए और उन्होंने कोई भी शेयर सेल नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे मार्केट क्रैश आते जाते रहते हैं। बल्कि उन्होंने उस मार्केट क्रैश में और भी पैसा इन्वेस्ट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और पैनिक ना होकर उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिनका बिजनेस मॉडल हम अच्छे से समझते हैं। जिससे होगा ये कि अगर मार्केट क्रैश हुआ भी तो आपको पता होगा कि आपने उस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट किया था, जिससे कि आप पैनिक मोड में ना आकर बस शांति से बैठे रहेंगे और मार्केट को रिकवर होने देंगे। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा पहला पेज समाप्त होता है और अब आता है दूसरा पेज, वेल्थ प्रिजर्वेशन पेज। इस पेज में लेखक हमें बोलते हैं कि अगर हमने अपनी वेल्थ को इकट्ठा कर लिया है तो
अब हमें उन पैसों को प्रिजर्व करके रखना है। अब सवाल ये आता है कि हमें फाइनेंशियल फ्री होने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है। उसके लिए लेखक बोलते हैं कि आपको आपके साल के खर्चे का 25 गुना इकट्ठा कर लेना है। जैसे कि मान लो कि अगर आपका एक साल में 5 लाख रुपए का खर्चा होता है तो आपको उसका 25 गुना यानी कि 1.25 करोड़ रुपए इकट्ठे करने होंगे। अगर आपके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो अब हमें उन पैसों को इन्वेस्ट कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि लेखक बोलते हैं कि जब हम चीज़ों को खरीदते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमने उस पर कितने पैसे लगाए हैं, जिससे कि हमें उस चीज़ का डर होता है कि हमने इतनी महंगी कार ले ली है या फिर इतना महंगा घर खरीद लिया है। उस वक्त हमें पता रहता है कि हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है। बट प्रॉब्लम तो तब आती है जब हम उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर कर भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमने अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पर हम लोग खुद ही रिसर्च ना कर कर सुनी सुनाई बातों पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक सट्टा होता है, एक तरह का जुआ होता है। इसके कारण हम अपने पैसे गंवा बैठते हैं और हमें पता भी नहीं रहता है। तो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हैं तो हमें अपने पैसों को प्रिजर्व करके रखना है और उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। नंबर 2, 4% मैजिक रूल्स। जैसे कि लेखक ने हमें पहले ही बताया है कि हमें अपने साल के खर्चे का 25 गुना पैसा इकट्ठा करके रख लेना है, और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमें इन पैसों से साल का केवल 4% ही विड्रॉ करना है। और जब हम ऐसा करते हैं और अगर हम इन पैसों से साल का केवल 4% ही विड्रॉ करते रहेंगे तो कभी भी हमारा पैसा खत्म नहीं होगा। और 1.25 करोड़ का 4% होता है 5 लाख रुपये, यानी कि हम हर साल 5 लाख रुपये विड्रॉ करते रहेंगे और बाकी बचे पैसों पर हमें अच्छा इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जिससे कि हम लाइफ टाइम फाइनेंशियल फ्री रहेंगे। क्योंकि 4% निकालने से हमारा पैसा कभी भी खत्म नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि हम अपने पैसों पर 4% से ज़्यादा इन्वेस्ट रेट तो ले ही लेंगे। इसलिए 4% रूल अच्छे से काम भी करता है। तो दोस्तों, ये थी द सिंपल पार्ट टू वेल्थ बुक की समरी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।